बीएनएसएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे सेक्शन 169 सीआरपीसी, जो अब नए लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 189 हो गई। जब आप 189 बीएनएसएस या 169 सीआरपीसी इसका हेडिंग देखते हैं तो हेडिंग कहता है रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। हेडिंग से तो इतना पता चलता है कि एक्यूज को रिलीज कर दिया जाएगा अगर उसके खिलाफ जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं उनमें कुछ कमी है, डेफिशिएंट है, पूरी नहीं है। अंदर की लैंग्वेज देखें। और दोस्तों मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कई बार कंफ्यूजिंग भी होती है कई सारी सिचुएशंस में। तो आज मैं थोड़ा ब्रीफ पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ के आपको बता दूं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस यहां से उठेंगे उन क्वेश्चंस को एक एक करके मैं उठाऊंगा और उनके आंसर्स आप लोगों के लिए दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी वीडियो आज होगी फ्रेंड्स। और हाँ, आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हर रोज आप 10 मिनट 15-20 मिनट निकालकर मेरी वीडियोस को जरूर देख लिया करो। इससे क्या होगा कि मैं इस तरीके से डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि जब भी आप कोर्ट में खड़े होंगे या अचानक से रैंडमली किसी से आर्गुमेंट शुरू होंगी, एग्जाम में आप बैठेंगे, तो आप रेडी होंगे और मैटर आपके पास रेडिली अवेलेबल होगा। फटाफट से बता सकते हैं कि वहां पर तो ये लिखा है, नहीं साहब इसका मीनिंग ये ना निकल के ये निकलेगा। आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, बिकॉज लॉ एक ऐसी चीज है कि अचानक से कोई क्वेश्चन उठ गया तो जरूरी नहीं है कि वो उस पर आप तैयार ही हो। वहां पे आप पढ़ेंगे भी तो केवल वर्ड्स का मीनिंग समझ पाएंगे और उसे भी समझने की कोशिश करेंगे उतनी देर में सामने वाले जज को बताना भी है, लेकिन कनेक्शन नहीं बना पाएंगे जैसे कि मैं आपको यहां वीडियोस में बना के दिखाता हूं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, बट वीडियो को देख जरूर लिया करें, इससे कहीं ना कहीं आपको 100% हेल्प मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं इसकी लैंग्वेज क्या कहती है। लैंग्वेज कहती है, आप ध्यान रखिएगा कि मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, तो दोनों लोगों के लिए मेरी वीडियो एप्लीकेबल है। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मींस सीआरपीसी की बात करेंगे तो चैप्टर 12 लेंगे, बीएनएसएस में बात करेंगे तो चैप्टर 13 लेंगे। और कहा कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है इन चैप्टर्स में, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एसएचओ को, बाहर साधक अधिकारी को ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है, देयर इज नॉट नंबर 1 सफिशिएंट एविडेंस, या फिर देयर इज नॉट रीजनेबल ग्राउंड्स नंबर 2 टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द एक्यूज्ड टू अ मजिस्ट्रेट। एक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करने के लिए ना तो सफिशिएंट एविडेंस थी और ना ही कोई रीजनेबल ग्राउंड था। तो अब ड्यूटी लगाई गई स्टेशन हाउस ऑफिसर के ऊपर और कहा सच ऑफिसर शेल, ड्यूटी क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहां पर शेल वर्ड यूज हुआ है, शेल इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर वो पर्सन कस्टडी में है, अभिरक्षा में है, then such officer shall release him on his executing a bond or bail। अगर ये पाता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कि किसी एक्यूज को जो अरेस्ट कर लिया है उसने, उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करने की बात को जस्टिफाई करने के लिए, तो वो पुलिस ऑफिसर अब बाउंड है कि ऐसे एक्यूज को वो कस्टडी से रिलीज कर देगा, बट हाँ उससे एक बॉन्ड ले सकता है या फिर बेल बॉन्ड ले सकता है। और आगे के वर्ड देखना, एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट, उसने अगर डायरेक्ट किया कि आप बॉन्ड दो, आपको हम रिलीज कर रहे हैं, या फिर आप बेल बॉन्ड दो। बॉन्ड क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है, मैं ऑलरेडी डेफिनेशन की वीडियो में बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो दोनों में से कुछ भी वो डायरेक्ट कर सकता है। और किस बात के लिए डायरेक्ट करेगा, टू अपीयर if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offense on police report and to try the case accused or to commit him for trial।
बॉन्ड किस पर्पज के लिए लिया गया है? टू अपीयर, और टू अपीयर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, कि अभी तो हम आपको रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आप बॉन्ड दो कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी, जब आपको बुलाया जाएगा, तो मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आप अपीयर हो जाएंगे। ये बॉन्ड इस बात के लिए लिया जा रहा है। ये बॉन्ड हो सकता है, ये बेल बॉन्ड भी हो सकता है। और यहां पर जो मजिस्ट्रेट साहब लिखे गए, ये वो मजिस्ट्रेट साहब हैं जो इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हैं। ये तो हुई जनरल बात जो 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस में लिखी गई है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंसंट्रेट करिए। एट विच स्टेज दिस सेक्शन वुड बी एप्लीकेबल? कौन कौन सी स्टेजेस होंगी जब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो सकती है? जब आपने सेक्शन 167 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 187 बीएनएसएस पढ़ी, तो आपने देखा था कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने किसी एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और उसका इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकता है, और उसको ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड्स हैं वो वेल फाउंडेड हैं, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब के नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास उसको फॉरवर्ड करेगा। इस बात को ध्यान रखना। और जब मैंने आपको वो लैंग्वेज पढ़ाई थी शुरू में, तो स्टार्टिंग कहां से होती है फ्रेंड्स, वो देख लीजिए, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मतलब नंबर एक बात कि ये सेक्शन केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर एप्लीकेबल होगी। दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेशन तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद से ही शुरू हो गया था। स्ट्रिक्ट लैंग्वेज के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये सेक्शन इन्वेस्टिगेशन कब, जब किसी एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, वहां से एप्लीकेबल होना शुरू होगी। बट मैं आज के सिनेरियो में ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन तब से भी एप्लीकेबल हो जाएगी जब किसी एक्यूज पर्सन को 41 कैपिटल ए सीआरपीसी का नोटिस सर्व कर दिया गया है, या फिर अब बीएनएसएस में 35 और उसकी सबसेक्शन 3 का नोटिस सर्व कर दिया गया, तो उस कंडीशन में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। जनरली ये बताया जाता है कि वो अरेस्ट के बाद ये सेक्शन शुरू होगी। अब मैं और बहुत सारी सिचुएशंस आपको दिखाता हूं। डेट है 30/4/2025, 30 अप्रैल 2025, सुबह 10 बजे 10 AM पर किसी पर्सन को ए को अरेस्ट कर लिया गया, और यहां पर 1 मई 2025 सुबह 10 AM पर 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो ये सेक्शन क्या केवल और केवल 24 घंटे तक ही चलेगी या इसके आगे भी चल सकती है? क्या 90 डेज और 60 डेज का जो पीरियड है उस बीच में भी चलेगी? तो आप ये देखिए, ये सेक्शन कहती है, इसका जो क्रक्स आप जान लीजिए, अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं आए रिकॉर्ड पर ये जस्टिफाई करने के लिए कि ये इस एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड कर देना चाहिए, ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आई है, देन स्टेशन हाउस ऑफिसर shall release such accused person from the custody if the person is in custody। तो मैंने ये कहा कि यहां 10 बजे से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, और इन्वेस्टिगेशन करते करते रात को 8 बजे 8 PM पर, सेम डेट 30 अप्रैल 2025, इन्वेस्टिगेशन में यह निकल कर आया कि भाई ये इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस अभी रिकॉर्ड पर नहीं है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई उससे लगा कि इतने एविडेंसेस रिकॉर्ड पर नहीं है कि इस एक्यूज को हम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। तो अब 8 बजे सेक्शन 169 या सेक्शन 189 दोनों की दोनों एप्लीकेबल हो जाए, और अब स्टेशन हाउस ऑफिसर को ये एक्यूज यहां पर रिलीज करना पड़ेगा ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड।
अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इन्वेस्टिगेशन और चली आगे, और सपोज 24 घंटे से जस्ट पहले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को पता चला, इतनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है कि इसको डिसाइड करने में आसानी हो गई, उसको ऐसा लगने लगा नहीं, इस एक्यूज के खिलाफ इतने एविडेंसेस रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं जिससे कि हम इसको मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दें, देन यहां भी उसको वो रिलीज कर सकता है विद इन 24 आवर्स। एक सिचुएशन अब मैं नई दिखाता हूं आपको, क्योंकि 167 सीआरपीसी या 187 बीएनएसएस ने यह कहा कि अगर अरेस्ट किए हुए 24 घंटे हो जाते हैं तो आप इसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देना है एक्यूज को, क्योंकि अभी तक जितनी भी एविडेंसेस आई थी वो सफिशिएंट थी, उनको लगा कि फॉरवर्ड करना चाहिए, इन्होंने फॉरवर्ड भी कर दिया विद इन 24 आवर्स, और 3 डेज का पुलिस कस्टडी रिमांड भी ले लिया। अब 3 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये लोग, पहले दिन इन्वेस्टिगेशन की, दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन की, और दूसरे दिन जाकर ऐसा लगा स्टेशन हाउस ऑफिसर को कि यार इस पर्सन के अगेंस्ट तो एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है कि अब इस एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड किया जाए। तो क्या यहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर दूसरे दिन इसको यहां से रिलीज कर सकता है? आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, क्या रिलीज कर सकता है? मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर एक बार मैजिस्ट्रेट साहब की इन्वॉल्वमेंट हो गई और वहां से कोई ऑर्डर ले लिया विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्यूज, तो अब आप इस एक्यूज को, कोई पुलिस ऑफिसर इस एक्यूज को अब रिलीज नहीं कर पाएगा। इनको लगा कि 2 दिन में ही इन्वेस्टिगेशन इतना हो गया, इनको लगा कि अब सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो आप 2 ही दिन में वापस से मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि रिक्वेस्ट मेरी है बट परमिशन आपकी चाहिए मुझे कि इसको रिलीज कर दिया जाए। तो उसको मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि यस, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ एक्चुअली कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं आया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो उसमें, यहां तक आप ध्यान दीजिएगा, यहां तक सफिशिएंट ग्राउंड थे, इसीलिए फॉरवर्ड किया गया था, इसीलिए 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला। लेकिन हो सकता है कि फर्दर 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन में कुछ कंट्रेरी निकल कर आ जाए, और वही हुआ, 2 दिन बाद पता चला नहीं, इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं, तो 2 दिन बाद अब मजिस्ट्रेट के पेश करेंगे और उनसे परमिशन लेंगे या ऑर्डर लेंगे, देन उसको रिलीज करेंगे फ्रॉम द कस्टडी। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, अभी 3 दिन का रिमांड लिया, अभी तक सफिशिएंट एविडेंस थी, इस एक्यूज को फिर से मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दिया और मजिस्ट्रेट साहब ने अब इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। और अब ये जुडिशियल कस्टडी में है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बन जाती है कि वो इन्वेस्टिगेशन विद इन 60 डेज और विद इन 90 डेज एज द केस में भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब लास्ट मोमेंट पर जब उसने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया, देन उसको ये लगा कि भाई इसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं, तो अब फिर एक रिक्वेस्ट करेगा मैजिस्ट्रेट साहब को कि मैं अब इसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखना चाहता, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा निकल कर आया है कि इसके खिलाफ एविडेंसेस नहीं, तो आप इसको डिस्चार्ज कर दीजिए। तो मैजिस्ट्रेट साहब फिर से देखेंगे और पाएंगे कि हां एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है, देन उसको रिलीज फ्रॉम कस्टडी कर दें। अगर कहीं रिलीज की जगह मेरे मुंह से डिस्चार्ज वर्ड निकल जाता है तो आप अभी तक उस डिस्चार्ज की जगह पे रिलीज ही मान के चलिए। तो ये सिचुएशन थी कि किस किस स्टेज पर क्या क्या हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर 10 बजे 30 अप्रैल 2025 को अरेस्ट किया किसी एक को और उसके 5 मिनट बाद इसको रिलीज कर दिया अंडर दिस सेक्शन, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा?
क्या ये ठीक है? ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आपने जब 5 मिनट बाद रिलीज ही करना था तो आपने इसको अरेस्ट ही क्यों किया? तो क्राइटेरिया क्या है चेक करने का? क्राइटेरिया ये है कि जब भी अरेस्ट किया उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो इन्वेस्टिगेशन बताता है कि इसके अगेंस्ट एविडेंसेस सफिशिएंट हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन हैं या नहीं। अब वो इन्वेस्टिगेशन अगर 5 मिनट में पूरा हो सकता है तो भाई 5 मिनट में भी एप्लीकेबल हो सकती है ये सेक्शन। जनरली ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकल में। तो अगर 5 मिनट बाद ही रिलीज कर दिया या 10 मिनट बाद रिलीज कर दिया तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मेन क्रक्स ये है कि जब भी अरेस्ट किया जाए एक्यूज पर्सन को या जब भी रिलीज किया जाए अरेस्ट के बाद कस्टडी से तो सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसके आधार पर कंक्लूजन किया जा सके कि एविडेंसेस सफिशिएंट हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहां जो ये सेक्शन है 189 बीएनएसएस, ये कौन पुलिस ऑफिसर होगा जो इस सेक्शन को इन्वोक कर सकता है, यूज कर सकता है? क्या ये पुलिस ऑफिसर वो पुलिस ऑफिसर हो सकता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? देखो स्टेशन हाउस ऑफिसर तो आपने ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ देख ही लिया कि बहुत सारी सेक्शंस आपने पढ़ी होंगी, वहां 2 वर्ड लिखे मिलेंगे इसी चैप्टर में। 2 वर्ड्स, 2 ऑफिसर कौन है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नंबर 1 और पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन। दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और तीसरा एक और ऑफिसर लिखा हुआ है जो 167 सीआरपीसी या 187 बीएनएसएस में लिखा है, पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो क्या ये सेक्शन 169 सीआरपीसी या फिर 189 बीएनएसएस, मैं ये सेक्शंस बार बार इसलिए रिपीट करता हूं, आप ऑफेंड मत होइएगा, कि आपके माइंड में बैठ जाए कि 169 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सी है। बार बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएंगे। तो वहां देखिए एग्जैक्ट वर्ड लिखे हैं, वहां यूज हुए हैं वर्ड्स, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ये किसको लगना चाहिए कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है? कौन रिलीज करेगा? फिर आगे वर्ड यूज हुए, सच ऑफिसर शैल रिलीज। तो ये सच ऑफिसर कौन है जो रिलीज करेगा? जो ऊपर लिखा गया जिसको ये अपीयर हुआ, और अपीयर किसको हो रहा है? द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो इन वर्ड्स को अगर आप देख लें तो यहां से ऐसा लगता है कि ये पावर केवल और केवल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की है, ऐसे किसी दूसरे ऑफिसर की नहीं है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं है, बट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। उसकी ये पावर, यहां पे पावर्स और ड्यूटीज उसके ऊपर नहीं। इस बात को मैं और कंफर्म करने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। थोड़ा पीछे का मतलब, जो हम सीआरपीसी पढ़ते हैं वो 1973 में आई थी, और अब हम जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं वो 2024 में आई, 1 जुलाई 2024 से आई। लेकिन सीआरपीसी से पहले 1973 से पहले कौन सा प्रोसीजरल लॉ होता था? तो उसका नाम था द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। याद रखना, 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जिस 1973 से पहले। तो मैं आपको लेके चलता हूं कि ये जो 169 सीआरपीसी है, इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या होती थी इस वाले एक्ट में, पुराने वाले 1898 वाले में। तो वहां पर भी ये सेक्शन 169 ही थी। और उसमें क्या लिखा हुआ था, मैं उसके वर्ड्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा। शुरुआत ये ठीक है, इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन, किसको? इट अपीयर्स टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और टू द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो जो 1898 वाली सीआरपीसी थी उसमें दोनों लोगों को पावर दी गई थी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी। बट
जब ये सीआरपीसी 1973 में आई, अमेंडमेंट हुआ, तब ये वाली क्लॉज इंटेंशनली वहां से हटा दी गई। इट मींस लेजिस्लेचर ने इंटेंशनली केवल एक ही ऑफिसर छोड़ा जिसको कहा केवल आप यूज करना 169 सीआरपीसी की पावर या 189 बीएनएसएस की पावर, एंड ही इज द ओनली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो ध्यान रखें कि ये पावर उनकी नहीं है, अनलेस अंटिल ही इज एसएच, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब किसी एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है और एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है तो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, तब क्या होगा जब किसी एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया गया है, had not been arrested but he had been served a notice under section 41A CRPC, जो अब 35 सबसेक्शन 3 BNSS हो गया। अरेस्ट तो नहीं किया, तो यहां जो फॉरवर्ड करने की बात हो रही है, मैंने आपको पीछे बताया कि ये अरेस्ट से शुरू हुई और 2 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं, 24 घंटे भी हो सकते हैं, 2 दिन, 24 घंटे के आगे पुलिस रिमांड का पीरियड भी हो सकता है, वो 90 डेज और 60 डेज भी हो सकते हैं, और अगर बेल पे रिलीज हो गया है इस बीच में तो ये पीरियड कुछ और ज्यादा भी हो सकता है। तो उस समय फॉरवर्ड करना है एक्यूज को, क्या फॉरवर्ड करेंगे? वहां पर भी एप्लीकेबल होती है जहां 41A का नोटिस दिया गया, क्योंकि अब वो उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। 35 सबसेक्शन 3 का नोटिस दिया गया क्योंकि अब उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अरेस्ट नहीं किया जा रहा है तो जब पुलिस रिपोर्ट बनेगी आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, देन क्या इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, ये भी सेक्शन 189 बीएनएसएस ही डिसाइड करेगी। तो 41A के मामले में भी आप याद रखना। वैसे आप जब देखेंगे तो वहां लिखा है उन्होंने, इफ द एक्यूज इन कस्टडी देन सच ऑफिसर shall release him if the accused in custody, बट 41A का नोटिस देने के बाद तो कस्टडी में नहीं है। तो आप एक चीज देखिए जरा, देखिए सेक्शन है इससे अगली 170 सीआरपीसी या 190 बीएनएसएस। तो वहां क्या कहती है ये सेक्शन, बहुत कुछ मिलती जुलती है 169 से। 169 में यह कहा गया कि जब ऐसा लगे उस ऑफिसर को कि एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है और ना ही रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन है, तो ऐसा पुलिस ऑफिसर एक्यूज को रिलीज कर देगा फ्रॉम कस्टडी। लेकिन 170 इसका उल्टा बोलती है, वो कहती है कि जब उस ऑफिसर को ऐसा लगे कि देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन टू जस्टिफाई फॉरवर्डिंग द एक्यूज टू द मैजिस्ट्रेट, तो अब क्या करेगा वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, सेल फॉरवर्ड द एक्यूज इन द कस्टडी टू अ मैजिस्ट्रेट। वर्ड ध्यान रखना आप, क्या यूज किया है वर्ड उन्होंने, देखिए रेलेवेंट पोर्शन में आपको दिखाता हूं क्या लिखा गया है। वहां पर लिखा गया, सच ऑफिसर शेल फॉरवर्ड द एक्यूज्ड टू द मैजिस्ट्रेट इन कस्टडी। कस्टडी में फॉरवर्ड करेगा, कब, जब सफिशिएंट एविडेंसेस अवेलेबल होंगे, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन होंगे। तो अब आप एक बात बताइए कि हर उस केस में जहां पुलिस ऑफिसर ने डिसाइड किया कि अब मुझे चार्जशीट फाइल करनी है, चाहे उसने शुरू में अरेस्ट नहीं भी किया है एक्यूज पर्सन को, उसमें भी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 साल 2 साल बाद उसको लगा कि मुझे चार्जशीट करनी है, सफिशिएंट एविडेंसेस रिकॉर्ड पर हैं, तो क्या अब एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष अरेस्ट कर ही ले जाएगा क्या? इट मींस हर उस केस में जहां पुलिस चार्जशीट फाइल करना चाहती है, उस हर केस में अरेस्ट करके एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करेगी क्या? इस लैंग्वेज को देखने से ऐसा ही लगता है। लेकिन आप एक जजमेंट देखिए, कोर्ट ऑफ इट्स मोशन वर्सेस सीबीआई, तो इस जजमेंट में क्या कहा गया, ये बोला द वर्ड कस्टडी नॉट नेसेसरीली जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी,
mere presentation of accused before magistrate is sufficient. 170 में जो वर्ड यूज हुए कि the accused shall be forwarded to magistrate in custody, तो भाई इससे तो ऐसा हो जाएगा कि हर चार्जशीट में जिस दिन चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, उस दिन एक्यूज को अरेस्ट करो और मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दो। जबकि अरेस्ट केवल यहां पर जो अब हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करना है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। देन इस केस में कहा गया कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्यूज को प्रेजेंट भी कर देता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो भी ये जो वर्ड यूज हुए इन द कस्टडी वो कंप्लीट हो जाते हैं। 170 सीआरपीसी या 190 बीएनएसएस कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली आप देखिए 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस के लिए, तो वहां पर भी जब 41 नोटिस दे दिया गया तो जरूरी नहीं है कि वहां पर जो रिलीज फ्रॉम कस्टडी बात हो रही है तो एक्चुअल कस्टडी से रिलीज करोगे। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा मुझे कहीं मिला नहीं। लेकिन अभी तक किसी एक्यूज को मान लो अरेस्ट ही नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और ये पाया कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है इसको मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड करने के लिए, तो क्या पहले उसे कस्टडी में लेंगे फिर रिलीज करेंगे? भाई नहीं, उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको जैसे ही 41A का नोटिस दिया गया था या 41A का नोटिस नहीं भी दिया गया था, तब भी अपनी पुलिस रिपोर्ट तैयार कर दी जाए, जिसे फाइनल रिपोर्ट कहें या आप उसे क्लोजर रिपोर्ट कहें, और देन मजिस्ट्रेट साहब को बता दिया जाए उस रिपोर्ट में कि हमने एक्यूज को अरेस्ट ही नहीं किया और इवन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई एविडेंसेस इसके अगेंस्ट नहीं आए हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं और इसको आपके समक्ष फॉरवर्ड नहीं कर। तो 169 इस तरीके से भी कंप्लीट हो जाएगी, 189 बीएनएसएस इस तरीके से भी कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं व्हाट वुड बी द लीगल इफेक्ट ऑफ रिलीज अंडर दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन में किसी अक्यूज पर्सन को रिलीज कर दिया गया है तो इसके लीगल इफेक्ट क्या क्या होंगे। उसके लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये एक्यूज इस केस से डिस्चार्ज हो गया है? अगर आपने ये मान लिया कि 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस में एक्यूज को रिलीज करने के बाद आपने मान लिया कि ये पर्सन एक्यूज डिस्चार्ज माना जाएगा, तो इट मींस कि अब मैजिस्ट्रेट साहब जब चार्ज की स्टेज पर डिसाइड करते हैं कि इसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम किया जाए या इसको डिस्चार्ज किया जाए, तो वो स्टेज तो खत्म हो जाएगी। तो इसका जवाब यही है सीधे सीधे कि यहां पर इंटेंशनली लेजिस्लेचर ने रिलीज वर्ड यूज किया, इट इज नॉट अ डिस्चार्ज। इसीलिए मैंने जवाब दिया नो, इट इज नॉट अ डिस्चार्ज। देखो पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, पुलिस ऑफिसर की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अपनी एक ओपिनियन होती है। वो ओपिनियन उन्हीं एविडेंसेस पर अगर कोई दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा तो हो सकता है कि उसकी ओपिनियन कुछ अलग निकले। तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, हो सकता है उसकी ओपिनियन कुछ अलग निकले। सिमिलरली जब ये क्लोजर रिपोर्ट तैयार की एक्यूज को रिलीज कर दिया, तो जब वो पुलिस रिपोर्ट लेकर जा रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो मजिस्ट्रेट साहब यहां पर एम्पावर्ड हैं कि वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करें अवेलेबल एविडेंसेस पर और उसके बाद डिसाइड करें वेदर द एविडेंसेस आर सफिशिएंट टू टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। अगर उनको लगा कि हां एविडेंसेस तो सफिशिएंट हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ओपिनियन डिफरेंट है, उसने दूसरे नजरिए से एविडेंसेस को देखा है, बट दूसरे एंगल से जब मैजिस्ट्रेट साहब ने देखा उन्हीं एविडेंसेस को, तो उन्हें लगा कि नहीं ये तो सफिशिएंट एविडेंसेस है। तो अब यहां पर द मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट हिम एंड देयरबाय क्या कर सकते हैं, उसको सम्मन करके बुला सकते हैं और उसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं और उसका ट्रायल भी कर सकते हैं। तो ये मत मान लीजिएगा कि पुलिस ने अगर 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस को यूज किया तो वो डिस्चार्ज हो गया हमेशा के लिए, नहीं।
जब तक मैजिस्ट्रेट साहब उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, हाँ, कि सचमुच में पुलिस ऑफिसर की ओपिनियन बिल्कुल जायज है, एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है, देन आप कहेंगे कि वो एक्यूज अब इस केस से रिलीज्ड है, अभी भी स्टिल वो डिस्चार्ज की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब एक और सिचुएशन देखिए कि यहां पर किसी एक्यूज को अरेस्ट किया गया, एक पर्टिकुलर डे है, इसके बाद 2 दिन बाद उसको रिलीज कर दिया गया अंडर दिस सेक्शन। तो क्या केवल 2 दिन बाद जैसे ही रिलीज किया तो अब पुलिस ऑफिसर को फाइनल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, पुलिस रिपोर्ट बनानी ही पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं। पुलिस ऑफिसर ने अब तक की इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, क्योंकि उसने अरेस्ट कर लिया था, और अरेस्ट कर लिया था तो 167 सीआरपीसी या 187 बीएनएसएस एप्लीकेबल हो जाती थी, लेकिन उसने पाया कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो उसको 169 में 189 में रिलीज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी फर्दर कंटिन्यू है। अब यहां फिर एक और सिचुएशन में आपको बताता हूं कि अभी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहां चल रही है, सपोज इस इन्वेस्टिगेशन में इस एक्यूज के अगेंस्ट रिलीज करने के बाद भी फिर दोबारा से ऐसी एविडेंसेस रिकॉर्ड पर आ गई जो लगा कि ये सफिशिएंट है इसको मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फॉरवर्ड करने के लिए, तो वहां फिर देखा जाएगा कि क्या इसकी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो देन पुलिस ऑफिसर इसको अगेन अरेस्ट कर सकता है। ये नहीं है कि एक बार रिलीज कर दिया 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस में तो अब इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगेन। डिपेंड करेगा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें क्या एविडेंसेस आई है। सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक सीरियस ऑफेंस इन्वॉल्व हो गया इसमें और एक सीरियस सेक्शन ऑफ लॉ इन्वोक कर दी गई, तो क्या अब इस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जा सकता है, बट क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या अरेस्ट से पहले मैजिस्ट्रेट साहब की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी? मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी इस पर, तो मुझे जो मिला लॉ, जितना मैंने पढ़ा उसमें जो लॉ मिला वो ये मिला कि वंस मैजिस्ट्रेट साहब को अगर आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वॉल्व कर लिया है, पिछली जो अरेस्ट करी थी आपने उसमें मैजिस्ट्रेट साहब को इन्वॉल्व कर लिया था, अगर जैसा कि पीछे मैंने बताया कि 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा, 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस रिमांड में और देन पाए कि सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने फिर से अपीयर कर दिया और रिलीज करा दिया उसको। बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सीरियस ऑफेंस इन्वोक कर दिया गया है, अब उसकी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो जब अगर पहली अरेस्ट के टाइम पर मैजिस्ट्रेट साहब को इन्वॉल्व कर लिया गया था तो वहां तो मैंडेटरी है कि आपको मैजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी प्रायर टू सेकंड अरेस्ट और सब्सिक्वेंट अरेस्ट। बट इस पर मुझे कुछ मिला नहीं कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब इन्वॉल्व नहीं हुए थे, पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, 4 घंटे या 10 घंटे इन्वेस्टिगेशन किया, अभी 24 घंटे हुए नहीं, 10 घंटे में ही लगा कि सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर ने, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने 169 सीआरपीसी या 189 बीएनएसएस में इसको रिलीज कर दिया, अभी तक मैजिस्ट्रेट साहब को इन्वॉल्व नहीं किया है, देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आया कि सफिशिएंट एविडेंसेस हैं या कोई ग्रेवर ऑफेंस इन्वोक कर दिया गया है, तो क्या इस मैटर में भी मैजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर सब्सिक्वेंट अरेस्ट? ऐसा मुझे कहीं अभी मिला नहीं है, पर फॉर द सेफर साइड पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को परमिशन ले लेनी चाहिए। और अगर कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो अरेस्ट की परमिशन नहीं ले सकता, तो देन उसके ऊपर 167 सीआरपीसी या 187 बीएनएसएस एप्लीकेबल है, विद इन 24 आवर्स तो पेश कर ही देगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने और फिर बता देगा सिचुएशन कि पहले ये इस कारण से रिलीज कर दिया गया था, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये एविडेंसेस रिकॉर्ड पर आई, देन इसको अरेस्ट किया गया है और अभी फिर से अगर और अब फिर अगले 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए 187 बीएनएसएस में मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपके समक्ष पेश कर दिया है और फिर आगे की मैजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है कि वो पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड में देंगे या किसी और कस्टडी में भेजेंगे, जो भी करेंगे करें। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी मैंने कुछ बताया इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए।
और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, कोई सेक्शन पढ़ा दूं, तो उसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और फिर भी कोई पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये लॉ है, फिक्स कुछ नहीं है, ये डायनेमिक होता है। तो नई सिचुएशन आएगी तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आई हैव डिस्कस्ड और आपको क्लियर भी हो गए। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है ना फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी बीएनएसएस की बात करेंगे, तो 170 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 190 बीएनएसएस। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।